क्लास 4 से लेकर के क्लास 6 तक के बच्चों को हम लोगों ने चट्टी और पट्टी मुहैया कराया। ऐसे लोग भी हैं जिनको समाज ने बनाया है, समाज में उनकी अलग पहचान है और वो अपने कार्यों को किसी तरह का एहसान नहीं मानते हैं। जो जनता पार्टी थे, जनता पार्टी के प्रमुख मुखिया थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उन्हीं के एक शब्द सामाजिक न्याय के सवाल पर और ये बदलाव हुआ और जनता पार्टी बनी कि जो यादव और कुशवाहा और कुर्मी, ये तीनों का जो रहन सहन खान पान तीजो त्योहार है एक तरह का है और इसकी आबादी इस प्रकार है। समता पार्टी के नेता के रूप में आप चुनाव लड़े हैं, उस चुनाव में क्या हुआ, कहां से चुनाव लड़े थे और आपकी शुरुआत चुनावी राजनीति में कैसे हुई? जी, बहुत अच्छा। हम एक समाज सेवी होने के चलते जब हम अपना कार्य क्षेत्र प्राणपुर विधानसभा बनाए तो मैं समझता हूं कि जितना जो 3 बार एमएलए रह चुके थे वो जितना घर नहीं घूमे होंगे, मैं उतना घर घुमा। करीबन 70वां 71वां दिन जो है सो हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ। हम लोग नए खिलाड़ी थे, 2-3 जीत थी, उससे हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, पैसे कम थे और हम लोग थक चुके थे 2 महीना 2.25 महीना इलेक्शन करना। नतीजा हुआ कि जब हमारा जो स्टार्ट था कि सबों की जमानत जब्त होती। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक नए शख्स के आपके सामने मौजूद है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये बिहार का चुनावी साल है। विधानसभा के चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसके पास ये विशेष अधिकार होते हैं कि वक्त से पहले भी वो अगर चुनावी साल है तो 6 महीने के अंदर में कभी भी चुनाव करा सकता है, उसकी घोषणा कर सकता है। चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और आपने देखा होगा कि जो भी स्थापित दल है या फिर गठबंधन है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे नेता भी हैं जो लंबे समय से बिहार को बदलने और बिहार के अलग अलग खंडों में, अलग अलग सेक्टर्स में बेहतर काम हो और उसके लिए लोगों का जीवन स्तर सुधरे, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे। हमारे साथ आज जयलाल कुशवाहा जी हैं। नाम से तो इनका जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा है, लेकिन कुशवाहा समाज से आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये वो ओबीसी की दूसरी ऐसी जाति है जो अपनी संख्या बल के तौर पे अगर देखा जाए, जो अभी जातीय जनगणना हुई है उसमें दूसरे नंबर पे आती है। लौकुश समीकरण एक बड़ा समीकरण है, जो समीकरण लगातार पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति में और बिहार की सत्ता पर काबिज है। आपको याद होगा कि हमने कभी चर्चा इस बात को लेकर के भी किया था और इनका एक इंटरव्यू हमारे चैनल पर भी हुआ था। इनकी बातें सुन करके और उस इंटरव्यू को जब मैं पूरी तरह से मैंने समीक्षा की, उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि इनसे इनके इतिहास के बारे में जाना जाए, इनके भूत के बारे में जाना जाए। और ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस समता पार्टी या जिस आंदोलन से उपजे हुए लोग सत्ता के शीर्ष पर हैं, आखिर इनके जयलाल जी जैसे नेता हाशिए पर क्यों रह गए? इसके पीछे का कारण क्या था? क्या समझौता करने में, या फिर जो कहा जाता है कि समझौते के साथ साथ और भी कई बातें होती हैं जिसको लेकर के अपने दल या अपने नेताओं के बीच में ऊपर नीचे करके मामले सेट किए जाते हैं, उस तरह की रणनीति में आते हैं कि नहीं आते हैं? अपना किसान दल, माफ कीजिएगा, अपना किसान पार्टी इनकी एक पार्टी है जिसकी स्थापना इन्होंने 2018 में की। तब जबकि इनको लगा, जैसा कि बातचीत के दौरान इनसे हमारी पता चला कि इन्होंने देखा कि किसानों को लेकर के, और खास करके कहा जाता है कुशवाहा समाज किसान वर्ग से ही आता है, तो किसानों की स्थिति को देखते हुए और अपने दादा से लेकर के पिता को इन्होंने देखा था, अपने गांव में जिस तरह का दंश इन्होंने देखा था। कटिहार की बात कई बार हम कर चुके हैं, कटिहार से ही आते हैं और कटिहार में एक बड़ी समस्या है कि गंगा या और भी नदियां, जो वहाँ की स्थानीय नदी है, वो जब अपने साथ बाढ़ का पानी लेकर के आती है तो बालू भी लेकर के आती है, जो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या होती है। इस समस्या का निदान करने के लिए बहुत सारा प्रयास होता रहा, लगातार संघर्ष भी करते रहे और किसानों के आंदोलन को लेकर के ये हमेशा तत्पर रहे हैं। अपनी जो पार्टी है, अपना किसान पार्टी, उस पार्टी के बैनर के तहत इन्होंने चुनाव भी लड़े हैं। हालांकि समता पार्टी के समय से ही ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ये सारी बातें इनसे होगी,
पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये एक राजनेता नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति का जो सामाजिकरण और जो पुराने ढर्रे हैं चले आ रहे हैं राजनीति के, समाज सेवा के, उससे आते हैं। तो वैसी स्थिति में आज जो वर्तमान राजनीति है उससे कैसे दो चार करेंगे और कैसे उससे पार पाएंगे, ये सारी बातें इनसे जानेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था जी, जो कि मेरे ही चैनल पे हुआ था। उस इंटरव्यू के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे बातचीत करूं। आज ये इंटरव्यू नहीं है, एक बातचीत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपना वो परिचय दें जिस परिचय को लोग जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। एक किसान नेता के रूप में आपने अपनी शुरुआत की और आज आपने अपनी पार्टी का नाम भी अपना किसान पार्टी रखी है। इसके पीछे का मकसद क्या है? बहुत अच्छी बात आपने कहा है। मुझे तो खुशी हो रही है कि इस बात को बोलने के लिए कि कम से कम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा हो कि परिस्थितियां बनती है तब लोग नेता बनते हैं। गरीबी की जिंदगी थी और 2-2.5 बीघा जमीन के हम मालिक थे। हमारे पिताजी, हम 4 भाई थे। तो उस समय भी हम अपने पिताजी से कहते थे कि पिताजी 2 बीघा 7 कट्ठा में हम 4 भाई का जुगाड़ कैसे होगा, इसलिए काम तो दूसरा कुछ करना होगा और फिर खेत में काम करके हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये मन में पहले से बातें आती थी। और गरीबी की ज़िंदगी ये थी कि हम लोग जब विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो पट्टी और चट्टी लेकर के हम लोग जाते थे और जमीन पर बैठ करके चट्टी बिछा के, पट्टी और चट्टी आप समझिएगा, जब काफी लंबे समय से अगर देखा जाए तो 80 के दशक में, जब भी 80-90 के दशक में बच्चे जब स्कूल जाया करते थे, सरकारी स्कूल का ही ज्यादा वहाँ प्रभाव था और सरकारी स्कूल में एक बोरा लेकर के जाते थे और एक झोला होता था जिसमें उनका स्लेट या किताब हुआ करता था, टिफिन हुआ करता था और उसी बोरे को बिछा करके उस पर पढ़ते थे। बेंच और डेस्क नहीं हुआ करते थे, उसे ही पट्टी और चट्टी बता रहे हैं। जी 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 जी। और तब का वक्त यही था जी। और ऐसा वक्त था कि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे, बच्चे ऐसे थे जिनको चट्टी है तो पट्टी नहीं और पट्टी है तो चट्टी नहीं जी। और कुछ वैसे ही खाली हाथ आ जाते थे कि भाई सब कोई पढ़ने जा रहा है तो हम भी जाए। वो जमीन पर बैठ करके मुकुर मुकुर ताकते थे। तो बड़ा अजीब सा लगा और मेरे मन में यह बात आई कि आखिर इसका प्रोग्रेस कैसे होगा। तो हम लोगों ने अपने प्रधानाध्यापक से कह करके, ये बचपन की कहानी है, स्कूली समय की। लगभग वो लगता है कि 3-4 क्लास में आप पढ़ते होंगे, 5वें क्लास में। जी जी, 3रे क्लास की बात है, तब से मैंने शुरू किया है। न जाने मुझे जब मैं पहला क्लास में था तब की भी बात मुझे याद है कि मैंने क्या क्या सोचा, क्या क्या लोगों को कहा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। जी जी। तो 4थे क्लास में हम लोग थे तो हमको ऐसा लगा कि इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। और तो और वो गंदे कपड़ा पहन करके आते थे, या कोई एक लड़का था जो बिस्टी पहन के आता था। आप समझिए क्या समय था वो, क्या अवसर था। तो लगा कि भाई हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो हम प्रधानाध्यापक जी से कह करके कि हम लोग छुट्टी होने के बाद 4 बजे के बाद हम लोग बैठ के मीटिंग करेंगे बच्चे लोग, आप इसका इजाजत दीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या मीटिंग करोगे? हम मीटिंग करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो बड़ी खुश हुए, उन्होंने हमको आदेश भी दिया, एक घर का चाबी भी दे दिया रूम का कि ठीक है यहाँ तुम बैठ के करो। और फिर हम लोगों ने सबके साथ बैठ कर बैठक किया। जो सामर्थ्य लड़के थे, जो अच्छे घराने के लड़के थे, सबों के बीच यह तय हुआ कि हम लोग 4 आना करके एक जगह जमा करेंगे चंदे के तौर पर और इसका एक संस्था बनाएंगे जिसका नाम होगा सृजना संगोष्ठी। मैंने सृजन करना ऐसे लोगों को जिसकी जरूरत है। तो हम लोगों ने किया और 250 रुपया हम लोगों के पास जब जमा हो गया तो क्लास 4 से लेकर के क्लास 6 तक के बच्चों को हम लोगों ने चट्टी और पट्टी मुहैया कराया। उतना ही नहीं, जो भावना थी काम करने की, हमारे विद्यालय के प्रांगण में वो अमदूर के पेड़ बहुत थे। तो अमदूर के पेड़, अमदूर थोड़ा सा लगा तो लोग बच्चे तोड़ के खा लेते थे, खाने पाए उसको फेंक देते थे। तो हम लोगों ने एक रूल बनाया कि नहीं, बच्चे को हम लोग अमदूर तोड़ के देंगे तब खाएगा, ऐसे नहीं खाएगा। और अमदूर के पौधों के बीच में पानी पटाना, उसको अच्छी करना। फिर जब बच्चे पौधा अमदूर पकने लगा तब तोड़ तोड़ करके टिफिन ये हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसमें आपने देखा होगा कि गांव में जब ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं तो किस तरह के परिवेश की उत्पत्ति होती है और कितना बॉन्डिंग होता है एक दूसरे से। ये सारी बातें होंगी। अगली कड़ी में हम इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत की बात करेंगे। अब छात्र जीवन से हम राजनीतिक जीवन में आते हैं जब ये युवा हुए, और राजनीति की और सामाजिकता की तो थोड़ी सी इनके बचपन से ही इनको मिल गई थी। पारिवारिक परिवेश भी था, कई तरह की समस्याएं भी थी जिनसे निपटना भी था।
राजनीतिक शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? जी जी, सामाजिक शुरुआत के साथ साथ हम लोग जब मेट्रिकुलेशन में आए, नहीं मेट्रिकुलेशन के पहले ही जी। उसमें कर्पूरी जी का एक जलवा चलता था और कर्पूरी जी बड़े अच्छे सत्कारपूर्ण नेता के रूप में जाने जाते थे। जी। और हम लोगों को भी लगाव इसलिए था कि कर्पूरी जी एक बार 2 बजे दिन में वो अपने वो सर्वोदयी झोला लटकाए हुए जब हमारे दरवाजे पर पहुंचे थे, तो हम लोग नहीं जानते थे कि कर्पूरी जी हैं। जब हम लोग विद्यालय से आए, पिताजी से बात करते तो वे कर्पूरी जी हैं और कुछ बात बताए, तो तब से हम उनका मुरीद हुए। और उन्होंने, आपको याद होगा सर, कि वो दमकीपा पार्टी बनाए थे, दलित मजदूर किसान पार्टी। हम उसके कटिहार जिला के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हुए और मजबूती से पूरा इस काम को किए। तो वहां से तो हमारा कोई सीट नहीं निकल सका, लेकिन पूरे बिहार से 4 सीट पहली बार दमकीपा जीती थी। उसके पीछे भी कुछ कूटनीतिक हो गया था। कुछ लोग जो मनचले लोग थे, दमंग लोग थे, कर्पूरी जी को अपमानित करके ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का काम किया। उसका एक साइड इफेक्ट पड़ गया समाज पर कि भाई ये लोग एक तरफा लड़ते हैं, तो चलो इसको, तो इस तरह की बात हो गई। चलिए, तो इस तरह की बात तो सब दिन होते रहा है और लोग इसको समझ नहीं पाए। लेकिन 4 लोग जब जीत गए तो कर्पूरी जी को बड़ी चिंता हुई और कहे कि से अब देखो, और उन्होंने बड़ी ही मतलब अपभ्रंश शब्दों में सभी विधाओं को जो प्रत्याशी हुए थे कहा कि लोग खाली टिकट लो, खाली टिकट लो, ऐसे ऐसे बोल करके उनको समझाने का प्रयास किए। तो तब से हम लोग राजनीति में एक्टिव हुए और 2090 के दशक में जबकि जनता पार्टी बनी, उस समय भी हम लोग काफी जेपी आंदोलन में भी हमारी भूमिका रही। यहाँ तक कि हम जेल भी गए, और जेल गए तो जेल जाने के बाद जो अभी वो क्या राशि मिलती है उसके लिए भी हम लोग सब लोग प्रयास किया, लेकिन मैंने नहीं प्रयास किया। तो क्यों नहीं प्रयास किया श्रीमान, मैं बता रहा हूँ बाबा कि ये अजीब सी बात हुई, मेरे दिमाग में घुसा, पता नहीं कहाँ से ये सब बातें आती थी। मेरे पिताजी वॉलंटियर थे और वो 3 बार जेल गए थे। जेल से निकले थे, गए थे, जेल से निकले थे, गए थे, फिर निकले आजादी के बाद तब निकले। तो उनका पौती, पहले पौती हुआ करता था, तब पौती में उनका कागज रहता था। वो कागज पता नहीं, आप तो जगह बदले तो कागज डिस्ट्रॉय हो गया। तो पिताजी के नाम से भी 30 रुपया महीना से शुरू हुआ था पेंशन। क्या पेंशन बोलते हैं उसको? स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन। तो हमारे विद्यालय में वीडियो आते थे और वहाँ 6 आदमी को मिला था। 6 आदमी में पहला आदमी ये थे और इनके साथ 5 आदमी थे। तो सबों ने 30 रुपया महीना का पेंशन ले लिया। पिताजी के पास जब आए वीडियो साहब कि भाई आप भी ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि 30 रुपया क्या है, 30 रुपया हम नौकरी तो नहीं किए हैं, हम देश का सेवा किए हैं, 30 रुपया हम क्यों लेंगे? तो नहीं, सब लोग ले रहा, आप ले लीजिए। भाई सब लोग ले रहा है तो उसकी इच्छा है, लेने दीजिए, लेकिन मैं नहीं लूंगा। काफी समझाने के बाद भी नहीं लिए। दोबारे फिर पैसा आया, फिर नहीं लिए। तिवारे जब आया तो वीडियो साहब क्या किए कि गाँव के 10 लोगों को बुलाकर उनके सामने में दस्तखत करा करके कि भाई प्रूफ ये नहीं ले रहे हैं, तब सरकार को कर दिए, पैसा लौटा दिए। तो मुझे ये बात याद थी, तो मैंने कहा जब पिताजी हमारे पेंशन नहीं लिए तो मैं कहां से जान लूंगा, मैं उन्हीं का पुत्र हूं और मैंने वह भी अभी तक नहीं लिया। ये हमारा समाज या देश के प्रति। और जेपी आंदोलन का जो पेंशन मिलता था वो भी आप वो भी हम लेने से इनकार कर दिए। देखिए, आपने देखा होगा चुनावी साल है तो कई नेता नए नए उभर करके आए होंगे। कोई कहता होगा हम हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करेंगे, कोई कहता होगा कि जितने पैसे की जरूरत होगी हम लगाएंगे, जिस तरह से भी होगा हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको समाज ने बनाया है, समाज में उनकी अलग पहचान है और वो अपने कार्यों को किसी तरह का एहसान नहीं मानते हैं। जबकि आपको पता होगा कि अगर नेता आपके गांव में एक सड़क बनवा देते हैं तो उसके लिए कई वर्षों तक आपसे वोट जबरदस्ती मांगते हैं। शुरुआती राजनीति दमकीपा से हुई, उसके बाद अगली कहानी में आपको ये पता चलेगा कि फिर नीतीश कुमार के साथ एक लंबा समय राजनीति का रहा। फिर भी पहचान के लिए अभी भी उन लोगों तक ही पहचान बाकी है। बाकी आप किसी भी मीडिया चैनल्स या अन्य जगहों पे ज़्यादा प्रचारित नहीं देखते होंगे जयलाल जी को। कुशवाहा समाज से आते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये नंबर जो है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि कुशवाहा का है। क्यों है, कैसे है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत हम करते हैं फिर उसके बाद समता पार्टी। दमकीपा के बाद से समता पार्टी में आप आए, जनता दल बना, उसके बाद समता पार्टी बनी। समता पार्टी में आपकी भूमिका क्या थी और वहां कैसे शुरुआत हुई? जी,
जो जनता पार्टी थे, जनता पार्टी के प्रमुख मुखिया थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। उन्हीं के एक शब्द सामाजिक न्याय के सवाल पर और ये बदलाव हुआ और जनता पार्टी बनी जी। और उसके कई नेता थे। उसमें से जो एक स्नेह होता है, दिली स्नेह, वो माननीय नीतीश जी के साथ हमारा शुरू से ही रहा जी। तो जब 1990 में सरकार बनी और लालू जी हमारे मुख्यमंत्री हुए तो 2-3 साल के अंदर में कहते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका थी नीतीश कुमार की भी उनको मुख्यमंत्री बनाने में, लालू प्रसाद। निश्चित भूमिका तो थी ही। यदि नीतीश जी अड़ जाते कि नहीं आप नहीं मैं बनूंगा तो बात बनती नहीं, बात बिगड़ जाती। लेकिन इन्होंने सहज स्वीकार कर लिया कि ठीक है बड़े भाई आप ही संभालिए और बड़े भाई का जो उन्होंने उनको दिया तगमा वो बहुत ही अच्छा दिया। आप तो उस समय उनके साथ हुआ करते थे। कहा जाता है, जो हमारी जानकारी है, जो कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई है उसके आधार पर आपसे भी बातचीत हो रही थी, तो आपने बताया कि नीतीश कुमार जी ने बड़ी सहजता से इस बात को कहते हुए अपने पूरे सामाजिक न्याय के जो पुरोधा थे उस समय के, उनसे कहा कि इनकी चूंकि संख्या ज्यादा है इसलिए चुनावी राजनीति के लिए और रणनीति के लिए लालू प्रसाद का मुख्यमंत्री बनना ज्यादा बेहतर होगा। बहुत अच्छा आपने कहा, यही हुआ ही था जी। जिस बात को आपने भली भांति बताया, मैं इसको समर्थन करता हूं। और हम लोगों को भी इच्छा थी कि ये बड़े भाई के रोल में है, इनकी संख्या भी ज्यादा है जी। और आपको बड़े भाई याद होगा कि बहुत पहले हमारे पुरखों ने एक त्रिवेणी संगम का गठन किया था। त्रिवेणी संगम का कंसेप्ट था कि जो यादव और कुशवाहा और कुर्मी, ये तीनों का जो रहन सहन खान पान तीजो त्योहार है एक तरह का है और इसकी आबादी इस प्रकार है, सर्वप्रथम यादव का है, उसके बाद कोयरी का है, उसके बाद कुर्मी का है। तो ये तीनों यदि एक साथ हो जाए तो सरकार बन सकती है। फिर अब उन लोगों में यह भी कंसेप्ट हुआ कि प्रथम यदि हमारी सरकार बनती है तो हम मुख्यमंत्री यादव को बनाएंगे, फिर कोयरी को बनाएंगे, फिर कुर्मी को बनाएंगे। यहाँ पर भी आकर के छलावा हुआ कुशवाहा लोगों के साथ में, लेकिन कुशवाहा एक बड़े भाई की भूमिका में नीतीश जी को मान लिया। लेकिन अब नीतीश जी को फिर बड़े अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि बड़े भाई ने जो हमारे साथ किया हम बड़े भाई का सम्मान करें। तो 2025 उनके लिए तय कर देना चाहिए कुशवाहा बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, राजनीतिक में जो स्वार्थ है, इस स्वार्थ को हटा करके लोग नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अस्थायी राजनीति तो कबीर ने किया था, सारे तो बुद्ध ने किया था, वो कहाँ चला गया? उन पुरखों की बात हम क्यों नहीं समझ रहे हैं अपने स्वार्थ में? अरे आपकी तो सारी पूर्ति हो गई, अब आपकी पूर्ति तब अब संपूर्ण होगी जब आप कहे गए बातों को चलेंगे। देखिए भावनाएं जो है ना वो बहती पानी की तरह होती हैं जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। हम बात समता पार्टी की कर रहे थे, हम बात जलाल जी के चुनाव लड़ने की कर रहे थे, इनके राजनीतिक शुरुआत की कर रहे थे, लेकिन वो बात जो इनके भीतर थी और इनके भीतर ही नहीं, कोयरी समाज, कुशवाहा समाज के असंख्य लोगों के बीच में है कि उनको अपना मुख्यमंत्री बनाना है। ये बात इनके जुबान तक आ गई। खैर अब इस कड़ी को फिर पीछे हम लेकर के जाते हैं और समता पार्टी के समय से आप चुनाव भी लड़े हैं, समता पार्टी के नेता के रूप में आप चुनाव लड़े हैं। उस चुनाव में क्या हुआ, कहां से चुनाव लड़े थे और आपकी शुरुआत चुनावी राजनीति में कैसे हुई? जी बहुत अच्छा। हम एक समाज सेवी होने के चलते जब हम अपना कार्य क्षेत्र प्राणपुर विधानसभा बनाए तो मैं समझता हूं कि जितना जो 3-3 बार एमएलए रह चुके थे वो जितना घर नहीं घूमे होंगे, मैं उतना घर घूमा। एक बार नहीं, एक घर में 10 से 12 बार तक हम गए। ऐसा हमारा कार्यक्रम था। हम 3 गाड़ी का चक्का पहिया खिया दिए अपने क्षेत्र में घूमते घूमते, यूं मतलब अविरल गति से हम घूमते। जी सबों का, छोटा बच्चों का काम है, बूढ़ों का काम है, ब्लॉक का काम है, थाना का काम है, डीसीएलआर साहब के काम है, न जाने क्या शक्ति थी हमारे बीच। तो अब हाल ऐसा था कि उस क्षेत्र के जो दूसरे दल के लोग थे वो भी लग रहा था, उनको लाज लग रहा था कि हम एक बार कुशवाहा जी को एमएलए बनाना चाहते हैं। ये परिस्थिति थी। 95 में हमको टिकट भी मिला और टिकट जब मिला तो एक तरफा लोगों में एक सुझाव आया कि नहीं इस बार, लेकिन टीएन सेशन का कार्यकाल चल रहा था। टीएन सेशन लगातार चौथा इलेक्शन 3 बार डेट बढ़ाए। 3 बार डेट बढ़ाने के बाद करीबन 71वां दिन जो है सो हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ। हम लोग नए खिलाड़ी थे, 2-3 जीत थी, उससे हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, पैसे कम थे और हम लोग थक चुके थे 2 महीना 2.25 महीना इलेक्शन करना। नतीजा हुआ कि जब हमारा जो स्टार्ट था कि सबों की जमानत जब्त होती
यहाँ तक कि जितने दल वाले थे, जो पुराने नेता थे, उनके भी जवान। अब हम लोग जब मीटिंग करते थे तो हमारे मीटिंग को देखने के लिए बड़े बड़े नेता का दल का नेता वो टट्टी के आड़ में चाय दुकान के पीछे होकर के देखा करते थे। ये हालात था जी। हम 75% वोट, जितना वोट पोल होता है 75% हमको मिलता, लेकिन टीएन शेषन के गलत प्रयोग के चलते ये उल्टा हो गया। हम लोग हार गए और वहां राजद जीत गई। ये हालात हुआ। उसके बाद तो फिर हमको चांस मिलना चाहिए था, लेकिन यह सीट जो है सो प्राणपुर जब भाजपा के साथ में अलायंस हुआ जदयू का, तो वो भाजपा के कोटे में चला गया। चुनाव से जुड़ा हुआ एक छोटा सा बात आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो तो जानते ही हैं, नए जो दर्शक हैं, नए श्रोता हैं, सिर्फ यूट्यूब पर यही नहीं देखिए कि कौन कैसे चल रहा है, कहाँ चटकारा मिल रहा है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप पर ये पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। उस समय जिस समय आप चुनाव की बात कर रहे हैं, टीएन शेषन की बात कर रहे हैं, टीएन शेषन काफी नाम गिनाम वाले चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, चुनावी प्रक्रिया में उनका एक बड़ा योगदान रहता था। आप उनको उसको दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं। हमें जानकारी जो मिली है कि वो आए थे तो लालू प्रसाद का जो बैलेट से उस समय वोटिंग हुआ करती थी जी, और बैलेट में लूट की घटना होती थी, बैलेट में छापे की होती थी, उन सब चीजों को टीएन शेषन समाप्त करने, आप उस बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि टीएन शेषन के कारण आप हार गए। ये कैसे हुआ? क्या बूथ लूट नहीं हुई थी, ठप्पा नहीं मारा गया? जी, मैं बता रहा हूँ। दो तरह की बातें हुई। सबसे पहले तो टीएन शेषन जो प्रयोग कर रहे थे कि भाई जहां भी अनियमितताएं आप देखें, जहीं बोकस वोट आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपको झगड़ने की जरूरत नहीं है, आप हमें फैक्स कर दो। तो लोग फैक्स करने में रह गए। एक वो बातें हुई घटना को, और फैक्स के बाद कोई निजात नहीं निकला। और लूट तो हुई, लूट ऐसी हुई कि बूथ पर जो है जबरदस्ती वोट गिराने का काम सब कुछ हुआ। तो टीएन शेषन जो प्रयोग करना चाहते थे उस प्रयोग का फल उल्टा हो गया। यदि सच माने में कहिए कि ये राजद को यदि किसी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया से हराने का कहा, तो वो जेके राव साहब के समय में, जेके राव के समय में उन्होंने केजे राव के समय में ही उन्होंने जो प्रयोग किया वो सफल प्रयोग हुआ। उनका तो प्रयोग ऐसा था कि ऐसी दहशत तो पूरे बिहार में बना दिए थे कि जा रहे हैं मोटरसाइकिल से और आगे नदी है तो नदी में नाव पर पार करके उस पर चले गए, उस बूथ को देख लीजिए जिस बूथ पर कोई पहुंचे नहीं सकता है। ये जो उनका था। और उतना ही नहीं, वो उन्होंने अपने महकमा को इस तरह करके सजा के रखा था कि जहां कहीं भी अनियमितता देखो, बगैर समय बिताए उस पर तुरंत कार्रवाई करो। तो उसका नतीजा हुआ कि जो दोमंगता से वोट कलेक्ट करते थे नेता, वो कम हुआ। तब उनकी टीएन शेषन और केजे राव दोनों के चर्चा के बीच में मुझे एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ रहा होगा, भारत लाइव के दर्शकों को भी बात याद होगा कि पूर्व डीजीपी अभयानंद जी से एक इंटरव्यू हम कर रहे थे। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि वो एसपी हुआ करते थे उसी क्षेत्र के, और उनकी मुलाकात जो है वो चुनाव आयुक्त से हुई। चुनाव आयुक्त ने बुलाया और बुला करके उनसे पूछा कि आखिर ये बताइए कि वोट जो है कैसे बोगस होता है, कैसे बार बार ये जीत जाते हैं, उसके पीछे की रणनीति क्या है। उन्होंने कहा था, 2-3 बातें उन्होंने कही थी, वो ऑन रिकॉर्ड भी है, जिसमें कुछ बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं भी हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो राय दिया था उसमें कहा था कि वोटर लिस्ट का एक बार फिर से सत्यापन करा लिया जाए, समीक्षा करा ली जाए। और वोटर लिस्ट को समीक्षा कराने के बाद उसी समय एक नया वोटर लिस्ट बना था, जिसके कारण आप बता रहे हैं कि बार बार जो है चुनाव की तिथियां बढ़ रही थी। एक वो कारण था। दूसरा कारण, अभयानंद ने कहा था कि सर शूट नहीं करना है, शूट करना है। उन्होंने एक राय दिया था कि आजकल कैमरे का युग है, उस समय तो मोबाइल बहुत कम हुआ करते थे। कैमरे से जो कुछ भी हो रहा है उसको गोली से शूट नहीं करना है, कैमरे से शूट करके एविडेंस तैयार करना है। और ये उनका जो प्रयोग था वो काफी सार्थक भी हुआ, जैसा कि आपने बताया भी कि फैक्स के द्वारा लोग अपनी शिकायतें भेजा करते थे और शिकायतों पर विचार भी होता। खैर आगे हम बढ़ते हैं। आप चुनाव लड़े, चुनाव आपने जब लड़ा तो 1995 में आप चुनाव लड़े। किस क्षेत्र से लड़े थे? प्राणपुर विधानसभा। क्या हुआ वहां पर तो जीत राजद की हुई थी। कितने का अंतर था जीत? हम समझते करीब 6000 का अंतर। 6000 का अंतर था। ये उस समय की बातें हैं जब लालू प्रसाद का तूती बोलता था। 1995 भी एक वैसा ही साल था। 90 के बाद ये पहला चुनाव था लालू प्रसाद के लिए, जहां लालू प्रसाद पूरी ताकत के साथ उतरे थे। और निश्चित रूप से ये वो उनका स्वर्णिम काल कहा जाता है। 1995 का काल लालू प्रसाद का स्वर्णिम काल कहा जाता है। यहां से लालू प्रसाद की अपने दम पर स्थापना हुई बिहार की राजनीति में, और यहां से एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। समता पार्टी से संबंध जयलाल जी का
लगातार जारी रहा। समता पार्टी में आप रहते हुए किस किस पद पर रहे, नीतीश कुमार से आपकी कितनी नजदीकी थी और समता पार्टी आपने क्यों छोड़ा? जी, समता पार्टी तो फिर बाद में जदयू में शामिल हो गए। जदयू बन गई वो। जदयू बन गई, लेकिन जब तक समता पार्टी थी तब तक हम उसके जिला के सचिव भी रहे जी। और सचिव रहना एक अलग चीज है। जहाँ तक काम करने की बात है जी। तो जयलाल सिंह कुशवाहा बाजार में आ गया, जयलाल सिंह कुशवाहा रोड पर है, ये मान्यता था कि समता पार्टी रोड पर है। इतना ज्यादा वहाँ के जो अध्यक्ष हमारे ठाकुर जी थे, बुजुर्ग आदमी थे, जो कर्पूरी जी के साथ भी रहे थे, फिर नीतीश जी के साथ भी रहे थे, तो उनको लोग मतलब सीनियर सिटीजन के आधार पर अध्यक्ष बना दिए थे। लेकिन वो केवल नाम के ही अध्यक्ष थे। एक एक चप्पा में जाने के काम पूरे जिला में, जो अभी 16 प्रखंड का जिला है, उस समय 10 प्रखंड का जिला था, 13 प्रखंड का जिला था, 3 प्रखंड बाद में बढ़ा है, तो 13 प्रखंड में अविरल गति से कोई चलने वाला था तो जयलाल सिंह कुशवाहा था। और समता पार्टी उतना ही नहीं, जिला नहीं, राज्य जानता था कि कटिहार मतलब जयलाल सिंह कुशवाहा, समता पार्टी। ये हमारी हालात थी काम करने की। जदयू में आए तो फिर जदयू में हम लोगों ने काम किया, और जदयू में आने के बाद जब ये भाजपा के साथ में गठबंधन हुआ तो हम लोग सोच करके भाई गठबंधन हो गया, लेकिन नीति सिद्धांत की तरह हम लोग काम करते रह गए। यहाँ तक बड़े भाई कि जब माननीय नीतीश कुमार जी पहली बार नालंदा से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो मैं 4 लड़के 24 दिन बिना उनके, जबकि हमको देखते थे कि भाई लड़का कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब खबरें उनको मिलती थी, लेकिन 24 दिन उनके क्षेत्र में रह करके कैंपेनिंग किए। और जब वोटिंग के 1 दिन पहले हम लोग वहां से निकल के चले आए। ये हमारा उनके साथ रिलेशन था। और भावनात्मक रिलेशन कहिए या भौतिक रिलेशन कहिए, वो लगातार हमारा उनके साथ, भौतिक रिलेशन तो कम बना, लेकिन भावनात्मक रिलेशन इतना बना कि वो हमको कहीं भी देख लेंगे तो ऊपर से कहेंगे कि कुशवाहा जी क्या हाल है। ऐसा तो है। जयलाल जी, आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आपने पार्टी बनाई है। पार्टी बनाई तो निश्चित रूप से आप चुनावी राजनीति में उतरने के लिए ही बनाए होंगे। 2018 में आपने पार्टी बनाई, इसके बाद से आपकी पार्टी का स्थिति क्या रहा है? क्या आपको 2020 के चुनाव में चुनाव लड़ने का मौका मिला? किस तरह से आप चुनाव लड़े और 2025 में किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए बाबा, पार्टी बनाने के पीछे मेरा एक मकसद रहा। उसके पहले मैं थोड़ी सी बात और बता देना चाहता हूँ। 2010, 2015, 2005, 2010 और 2015 जी। 2005 में हमारे साथ माननीय नीतीश जी, श्रवण बाबू, शिवानंद तिवारी जी बड़े भाई, ये चारों नेताओं के बीच में बात हुई। तो 3 नेता में एक साथ बात हुई कि ठीक है, आपके कार्य को देगा, आपकी क्षमता और आपका जो कार्यशैली है, जो मनिहारी जो प्राणपुर क्षेत्र है, जो कि हमारे गठबंधन के साथी के साथ है, उसको हम लोग बैठ करके आपको लड़ाएंगे। तो 5 में ये तय हुआ, लेकिन 5 में जो है कि वो नहीं लड़ा सके। और क्या हुआ कि बहुत प्रयास किए बदलने का, लेकिन नहीं बदला। 2010 में बदलने के लिए सब कुछ तय हो गया। सब कुछ तय होने के बाद और हमको टिकट लेने के लिए बैठा कर कि 30 तारीख को आप टिकट लेके चली आइए। हम पटनी में बैठे रहे। 2010 की कहानी है। जी। और हमारे यहाँ एक युवराज बाबू MP हुआ करते थे, वो भी समाज के आदमी थे, समाजवादी नेता थे, और उनका नीतीश जी के साथ बहुत अच्छा पड़ता उड़ता था। और राजपूत लॉबी थे, राजपूत लॉबी उसमें कमजोर चल रहा था नीतीश जी के दिमाग में। और वो जो है सो 27 तारीख को हमको टिकट मिलने के लिए, संबोध देने के लिए बैठाए हुए हैं, और 27 तारीख को आकर के मिलते हैं किनसे, नीतीश जी से। किसी के कहने पर कोई जो चालाक आदमी था उसको दिखला कि भाई कुशवाहा जी को टिकट मिल जाएगा तो ये तो बिना प्रचार का जीतेगा, ये तो वोट नहीं भी मांगने जाएगा तो भी जीतेगा। ये जो हमारा आपके प्रति लोगों का जो सोचना था वो कारगर, उनको जो है से प्रेरित करके उनको भेजा। वो सफल हो गए, आप सफल, हम सफल। तो वो आकर के नीतीश जी को कहे कि से वहां जे छे ना से भाजपा जीती जेते से वहां जो टिकट बदल छे तो वो दे दिए सिद्दीक के बारसोई में। ये उनका भाषा था। हम लोग की वो जो है अंगिका भाषा में उन्होंने कहा। और इस बात को याद नहीं रहा, उस बुजुर्ग के बात को सुनने के बाद नीतीश जी को याद नहीं रहा कि हमने तो कमेंट 5 साल पहले कर दिया है और उसके लिए उसने तैयारी करके रखा है। और भावना में बकर उसी बात मान लिए और टिकट उसको दे दिए। और नतीजा ये हुआ बाबा
कि वो सिद्दीक जो वहां से पूर्व एमएलए था उसको 3500 वोट आया, जबकि रुतबा था उस समय आपको जी, समता पार्टी का, जी। उसको 3500 वोट आया। और आपको जान के आज को बेहद कुछ आश्चर्य होगा कि वो भाजपा जो वहां से जीती वो 340 वोट से जीती, मात्र 340 वोट से। लोगों ने कहा, वो भाजपा के नेता को भी कहा, लोगों ने, मतदाता ने, अरे इस बार तो कुशवाहा को वोट देना था, हम लोगों को कुशवाहा को बनाना था, फिर आप चले आए, यह कह करके निगेटिव वोट दिया। तब आप समझ सकते हैं कि वार्ड का भी वोट नहीं हो सकता, 340 वोट से वो जीता। तो हारते हारते जीत गया, ये हालात रहे। इस बात से बहुत तकलीफ हुआ माननीय नीतीश जी को। नीतीश जी ने कैंपेनिंग के समय में जब वो प्रचार प्रसार में गए थे तो मंच पर भी जब प्लेन से उतरे, मंच पर ही युवराज जी को पीछे मुड़ करके कहा कि बहुत टिकट बांटते हैं, क्या हो रहा है। उनको आभास हो गया था कि यहाँ क्या होना है, बड़ी दुखी होकर उसको बोले थे, लेकिन बात तो खत्म हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2025 की तैयारी कैसे? 2025 की तैयारी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि हमने आखिर पार्टी क्यों बनाया। 2015 के इलेक्शन में हम कंपेनिंग में रहे, पूरा जब सरकार बन गई तो हमने जाकर के माननीय नीतीश जी से, जब वो मुख्यमंत्री हो गए थे, तो उनसे हमारी बात हुई। हमने कहा कि बड़े भाई, पूरी जिंदगी आपके साथ रहा, पूरा निहत 1-5 रुपया कभी आपसे लिया नहीं, अपना जितना हो सका गाढ़ी कमाई हमने क्षेत्र में काम किया, पार्टी के लिए किया, तो खैर हमारी खुशी थी, हमने किया। लेकिन ऐसे लड़कों को भी आप सम्मान नहीं दे पाए। अब राजनीति के लिए मैं आपके पास पुनः नहीं आऊंगा, हाथ जोड़ लेता हूँ, आप प्रधानमंत्री बनिए, हमें खुशी होगी, लेकिन मैं राजनीति करने के लिए आपके पास अब नहीं आऊंगा। वो हमारी बात को सचरे निगाह से सुने और केवल रोए नहीं, लेकिन वैसा स्थिति पैदा कर दिए कि हम आपकी बातों से को सहसमर्पण करते हैं। और लोर नहीं गिराया, लेकिन लोर अंदर में गिर गया। और हम वहां से निकले और 16 हम पूरा बैठ करके सोचते रहे आखिर क्या किए, उम्र तो चला गया। और जहां हम जन्म लिए, जिस मिट्टी ने हमको जन्म दिया, जिसके गंध से फले फूले बड़े हुए, उसके लिए यदि हम सेवा का कुछ काम नहीं किए तो मैंने क्या राजनीति किया। तब मेरे दिमाग में बात आई कि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे देश को खिलाने का काम करता है, अपनी तकलीफ में जीता है, उसके लिए देश में राजनीति नहीं। और किसान परिवार से आते भी थे, किसान परिवार से आते थे, तो मेरे दिमाग में सीधी सीधी बात आई। लगता था कि कहीं कान में कोई कह रहा हो। हमने किसान पार्टी बनाया और उस समय हम पायल से पीड़ित थे, घर में रेस्ट कर रहे थे। हम वो रद्दी कागज निकाला और हमने लिखना शुरू किया। तो आपको बाबा आश्चर्य होगा कि 27 पन्ना एक ही पार लिखते थे, क्योंकि वो रद्दी था, एक पार प्रिंट था, एक पार सादा था। उसमें हमने पूरा क्या कहता है कि बायोलॉजी लिख दिया। जब बायोलॉजी लिख दिया तो हमारे, अब बायोलॉजी लिखने बैठे तो हमको लगता है कि एक लिख लिया कंडिका, एक लिख लिया तो 2 कंडिका में क्या लिखना है हमको कोई कह रहा है, फिर वो आता है कि तीसरा कोई कह रहा है, फिर चौथा कर 27 कंडिका में हमने बायोलॉजी लिख दिया। और उसके बाद फिर खुला छोड़ दिया कि जब भी बड़ी सभा होगी तो उसमें यदि नई बात आएगी तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और वो हम लोग 2018 में इस तरह करके, ये 19 में हम लोग, 18 में हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए नए आदमी, लेकिन जब दिल्ली गए तो कोई साथी कहीं न मिल गया, हमका रजिस्ट्रेशन भी हमारा समय से हो गया। और 19 में हमने चुनाव भी लड़ाया, पाटलिपुत्रा से पहला चुनाव शिव कुमार सिंह नाम का लड़का था जो लड़ा था, 8654 वोट उसको आया, जबकि 2-3 दिन वो केवल अपने क्षेत्र में घूम पाया। हम भी उसके साथ टेम्पू में घूमे थे। उसके बाद 2020 में बिहार विधानसभा हम 23 जगह से चुनाव लड़ाए, 4-5 जगह से छोड़ करके बाद बाकी जगह सम्मानित वोट मिला। 2024 में हम लोगों ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, एक मुजफ्फरपुर से, एक पाटलिपुत्रा से। तो पाटलिपुत्रा में 11,000 वोट आया। और मुजफ्फरपुर में चुके एक हमारे नवल किशोर शर्मा थे, बैंक से रिटायर्ड मैनेजर साहब, तो लड़े, मेहनत नहीं कर सके तो उनको 3100 वोट आया। अभी 2025 की तैयारी है। मेरा मानना है कि हमारे पास तो धन नहीं है, लेकिन मन है, और हम मन के बल पर जनता के पास जाएंगे, कहेंगे कि तुम्हारे सरोकार के लिए आज तक किसी ने बात नहीं किया, तुम्हारे सरोकार की चर्चा नहीं हुई, तुम्हारा सरोकार जो कहते हो धरा हुआ है आजादी के बाद, अपने सरोकार वाले वादों के वोट दो और तुम बनो नेता। जब तक ये 2-2.5 बीघा जमीन वाला किसान नेता नहीं बनेगा तब तक इसकी भलाई न हुई है न होगी, यही मेरा मानना है। आप अंगिका क्षेत्र वाले हैं, आपने अपनी भाषा में कुछ बातें भी रखी। मैं भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र का हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हाथी से हथरस ना करे के चाहिए। आप उस समाज में खड़े हैं, उस जगह पर खड़े हैं जहां धनबल के आधार पर ही अब चुनाव लड़े जाते हैं, धनबल की ही पूछ होती है, और आप कह रहे हैं कि आपके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर इस हाथी से हथरस करने क्यों आए हैं? ना, ये आपने बहुत ही अच्छा कहा बाबा, लेकिन मेरा मानना है कि यदि हमारा नियत साफ है तो हाथी हमसे पछाड़ खाएगा। हमारा नियत के बल पर हमको फायदा। अब देखिए कि कर्पूरी जी जब लड़ रहे थे, कर्पूरी जी के पास कौन सा पैसा था, वो तो मांग के खाते थे।
वो इंटरनेशनल नेता ही नहीं। वक्त बदल गया है ना, वक्त बदल गया, लेकिन व्यक्ति देश वही है और व्यक्ति वही है। हमारा अप्रोच सही नहीं हुआ, हम खुद बदल गए। यदि हम बदल के नहीं उसको जाके जब बताएंगे कि हम तुम्हारा काम करने आए हैं, तो आज नहीं कल हमको 3 फेज में काम करना पड़ेगा। एक बार हमारी वो बात नहीं अनसुनी करेगा, दूसरी बार सुनेगा लेकिन हमसे कन्वर्सेशन नहीं करेगा। जब तीसरी बार हम जाएंगे बाबा तो उसको महसूस हो जाएगा ये तो बार बार मेरे ही बात कहने के लिए आता है, तब हमारा वो मुरीद बनेगा। अंतिम प्रश्न मेरा होगा जी, आप गठबंधन कीजिएगा, जी, अकेले चुनाव लड़िएगा तो कितने सीटों पे चुनाव लड़िएगा? गठबंधन में साथी दल को किस तरह के साथी दलों के साथ गठबंधन करने का मन बना रहे हैं? बाबा हमारी बात जो है सीधी सीधी पारदर्शिता से है कि जो उपेक्षित लोग हैं उसको राजनीति में लाना है जी, और वो धन से कमजोर है, मन से उसको लाना पड़ेगा। इस सिद्धांत को यदि हमारे कोई गठबंधन के साथी मानेंगे तब तो हमको गठबंधन में लें, और यदि अन्यथा हम अपने ढंग से तैयारी करेंगे। कितनी सीटों पे? कम से कम 200 सीटों पर तैयारी करेंगे। 200 सीटों पे जी, 200 से। कबीर साहब भी एक समय में अपना वो हमारे कैसे नेता थे, उनकी बात सिरे से सब कोई खारिज करता था, लेकिन हजारों साल बाद आज तो उसकी बात को सबको मानने के लिए तैयार है। तो हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा हो। हमारी जो बात है उसके लिए बात है जिसको जरूरत है। देर लग सकता है लेकिन अंधेर बाबा नहीं है। पैसे वाले तो ये कहते हैं, देखिए मेरा अंतिम प्रश्न था लेकिन फिर आप ही के प्रश्न में से, आप ही के जवाब में से एक प्रश्न आ गया कि पैसे वाले तो ये कहते हैं कि चलिए आपको जो चाहिए हम दे देंगे। अगर जयलाल कुशवाहा से कोई पूछे कि लोगों से क्या अपील करेंगे, कैसे आपके पक्ष में लोग आए, तो कौन सा अपील होगा? हम लोगों से हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि आपके प्रयोजन के लिए किसी ने बात नहीं किया, आप किस तकलीफ में है, आपके बच्चे की किस तकलीफ में है, बच्चे का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आपके खेत में जो फसल होता है उसकी आमदनी आपकी नहीं हो रही है, आप हर जगह प्रताड़ित होते हैं, आप थाना में प्रताड़ित होते हैं, आप ब्लॉक में प्रताड़ित होते हैं, आप DCLR का ऑफिस में प्रताड़ित होते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं कि आपकी राजनीति में कहीं कोई प्रवेश नहीं है। जिनका प्रवेश है वो आपको दबा के रखते हैं, इसलिए आप राजनीति में आइए। जब तक आप राजनीति नहीं करिएगा, जब तक देश का उस पावर से नहीं जुटिएगा जहां से सब कुछ निकलता है, वहां जब तक आप नहीं जाइएगा श्रीमान, तब तक हमारे देशवासियों को भला नहीं होने वाला है। अभी एक सवाल आया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबके विकास में तो हम छूटे हुए हैं। हम जो 70% लोग छूटे हुए हैं, विकास तो हो रहा है 70-30% लोगों का, जो मुट्ठी भर लोग हैं, और मुट्ठी भर लोग हमको मुट्ठी में रहकर चबरते हैं और उनका रस अकेले पीते हैं। इसलिए हम तमाम जनता को, जो हमारे 70% जनता, उससे अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि अपनी अपने प्रयोजन को समझिए कि आपका भला कहाँ और कैसे होने वाला है। दूसरा कोई नहीं कर सकता है, बड़े आदमी छोटे आदमी को भला नहीं कर सकता है। जिस तरह कुत्ता मांस का रखवाली नहीं कर सकता है, वही चीज आपके यहाँ हो रहा है। इसलिए आपको अब रखवाली में जाना होगा, आपको उस पावर में जाना होगा जहां से सब यह रोशनी निकलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक नाम आपने सुना होगा, उस नाम को आप बार बार जहन में रखते होंगे, बाबू जगदेव प्रसाद का। जगदेव प्रसाद इसी समाज से आते थे और इस समाज के लिए ही उनकी कुर्बानी हुई। एक बार फिर से उसी नाम से जुड़ता हुआ जयलाल कुशवाहा का नाम आया है। वो ये कहते थे कि 100 में 80 भाग हमारा है। ये कहते हैं कि 100 में 70 को समझना होगा, तब बिहार बदलेगा। देखना होगा कि आगे किस तरह से ये चुनाव लड़ते हैं, किस तरह की इनकी राजनीति होती है और किस तरह से ये जमीन पे उतर करके अपनी बातों को समझा पाते हैं। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। इसी तरह के लोग इतिहास बनते हैं, इतिहास बदलते हैं और इतिहास के पन्नों पे दर्ज होते हैं। आज इस एपिसोड में हम आपसे यहीं विदा लेंगे। अगली बार आपके प्रश्नों के साथ हम फिर जयलाल जी से मिलेंगे। कई सवाल आप जो पूछेंगे, उन सवालों का जवाब हम इनसे भी पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।